नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि BA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की सेकंड यूनिट से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की जो स्थापना की गई थी वो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी आपके 1898 ईस्वी में। लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक जी थे, इनका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय भावना से युक्त शिक्षा का प्रसार करना था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपर्युक्त सभी कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी कारण। क्योंकि भारत में उग्र राष्ट्र के उदय का जो कारण था वो उदारवादियों की पद्धति में असंतोष भी था, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरणवाद भी था, और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी कारण। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, इनमें से सभी साधन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी साधनों। उग्र राष्ट्रवादियों ने बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा तीनों को अंग्रेजी शासन के विरोध और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के साधन के रूप में अपनाया था। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी, और यह संस्था उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को तैयार करना, शिक्षा का प्रसार करना और समाज में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बहुत ही एक तरीके से प्रसिद्ध कथन है ये। तो ये कहा है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह नारा उन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड लिंटन? तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन था वो आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उस समय वे भारत के वायसराय थे। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करना था। इसी के कारण देश भर में इसका तीव्र विरोध हुआ और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था 1905 में? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्रश्न है आपका, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसे किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने या भगत सिंह ने? तो यह प्रसिद्ध जो कथन है वह है आपका लाला लाजपत राय का। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में हुए लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हुए, और उसी समय उन्होंने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, चंपकरमण पिल्लई, भाई परमानंद या श्यामजी कृष्ण वर्मा? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी, और जो इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशों में बसे भारतीयों को संगठित कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित करना था। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना या चोरी चोरा कांड के कारण? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी
में एक हिंसक घटना हुई जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और कई पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। जब आंदोलन हिंसक हो गया तो वे अत्यंत दुखी हो गए, खिन्न हुए और उन्होंने फरवरी 1922 ईस्वी में आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण या इस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। प्रश्न है आपका, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या पूना अधिवेशन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच वास्तविक और औपचारिक जो विभाजन हुआ था वो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में इतना जो विवाद था बढ़ गया था कि अधिवेशन स्थगित करना पड़ा और यहीं से कांग्रेस में जो विभाजन था वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या यशपाल? तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरदार भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और यहीं पर भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था अंग्रेजी सरकार को जनता की आवाज सुनने के लिए मजबूर करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित क्रांतिकारी नेता कौन थे? परमानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रामप्रसाद बिस्मिल या बाल गंगाधर तिलक? तो जो काकोरी कांड से संबंधित थे वो थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल जी। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास हुआ था और उसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे अन्य क्रांतिकारों ने भी सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा था। और इनका जो पर्पज था, इस धन का उपयोग, जो वो ट्रेन से लूटा हुआ धन था उसका उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए करना था। और इसी काकोरी कांड के एवज में प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता भी जिसे बोलते हैं कब हुआ? 1912 में, 1914 में, 1916 में या 1918 में? तो उसका सही आंसर है 1916 में। हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण इसे माना जाता है लखनऊ समझौता को। ये कब हुआ था? 1916 में। क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता का कारण था केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव या उपर्युक्त सभी कारण? तो क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालीन असफलता के ये तीनों कारण थे। केंद्रीय संगठन का अभाव भी था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति भी थी और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का भी अभाव था। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारण। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हुआ और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो चुकी थी। और इसके लगभग 9 वर्षों के बाद 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुटों में पुनः समझौता हुआ। प्रश्न है आपका, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट ने मद्रास से और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम था सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग या उपर्युक्त सभी कार्यक्रम? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। ये ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग में गलत हो जाते हैं, तो उसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम।
रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य था, इसके द्वारा जो सरकार थी वो बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। और 1919 का जो रोलेट एक्ट था वो भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था और इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस जांच के लिए, या जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा सी। हंटर कमेटी की जो नियुक्ति हुई थी सरकार के द्वारा वो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद जन आक्रोश को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। हालांकि हुआ कुछ नहीं था बाद में। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी जनता पर जनरल डायर ने गोली चलवाई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तो जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1915 में, 1910 में या 1920 में? तो जो बंगाल का विभाजन था वो आपका 1905 में हुआ। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय राष्ट्र आंदोलन को कमजोर करना था और इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1881, 1882, 1883 या 1884? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1881। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1881 में बंगाल के शिक्षित भारतीयों द्वारा की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के शासनिक सुधारों की मांग करना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1881, 1884, 1885, 1886? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी और ये जो संगठन था बंबई के शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि तैयार करने में भी सहायक हुआ। क्या? बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? 1866, 1866, अच्छा दो बार आ गया, 1868, 1869? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1866। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1866 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं अन्य सुधारकों के द्वारा की गई। ये भी प्रश्न आ सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे के प्रयासों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ हुम, विपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका एओ हुम। प्रश्न 100% ये आएगा ही आएगा, बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या एओ हुम? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे आपके एओ हुम। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी और वे एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय नेताओं को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक और बात, एओ हुम के साथ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन्होंने योगदान दिया वो थे जैसे दादा भाई नौरोजी भी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे अन्य भारतीय नेताओं का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा है? 1885 से 1905 तक, 1906 से 1919 तक, 1920 से 1947 तक, या सभी गलत है? तो नरमपंथी राष्ट्रीयता का जो युग माना जाता है वो आपका 1885 से 1905 तक का माना जाता है। इस समय नेता संवैधानिक तरीकों, प्रार्थना, याचिका और सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से मांग करते थे। कांग्रेस द्वारा स्वशासन के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की कांग्रेस अधिवेशन में की गई? 1906 के अधिवेशन में, 1929 के अधिवेशन में, 1905 के अधिवेशन में, 1992 के अधिवेशन में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वशासन को लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह उद्घोष निम्न में से किसने किया है? बहुत ही प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या अरविंद घोष ने? तो ये जो वक्तव्य दिया है आपका, ये दिया आपका बाल गंगाधर तिलक ने। 100% प्रश्न आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और एग्जामिनर की फर्स्ट चॉइस रहता है। सबसे भीषण अकाल निम्न में से किस वर्ष पड़ा? 1895 से 1895 से 96, 1896 से 97, 1897 से 98, 1898 से, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1896 में, 1997 में। ये जो अकाल था भारत के सबसे भीषण अकालों में से एक था। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1897, 1898, 1899 या 1900? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1900 में। कलकत्ता अधिनियम 1900 में पारित हुआ। इसके द्वारा नगर प्रशासन में भारतीयों की जो भागीदारी थी वो सीमित कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गांधी जी द्वारा, तिलक द्वारा, गोखले द्वारा या जिन्ना द्वारा? तो इसका आंसर है आपका ए, गांधी जी द्वारा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त कर अहिंसात्मक तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन स्थगित होने का कारण क्या था? मुसलमानों का असहयोग, ब्रिटिश सरकार की दमन नीति, कांग्रेस में फूट या चोरी चोरा कांड? ये दोबारा रिपीट हुआ है प्रश्न। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का कारण था चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि आंदोलन को पूरी तरह, गांधी जी जो थे आंदोलन को पूरी तरह अहिंसात्मक बनाए रखना चाहते थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में या 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। बाद में से नागपुर अधिवेशन में पूर्ण रूप से स्वीकृति दी गई थी। लेकिन प्रस्ताव पास कब हुआ था? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। और स्वीकृति कब दी गई थी? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया? सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना शौकत अली? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। वे संवैधानिक राजनीति के पक्षधर थे और गांधी जी के जो जन आंदोलन थे उनके तरीकों से सहमत नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना। रोलैट एक्ट किस सन में पारित हुआ? 1916 में, 1919 में, 1921 में, 1935 में? तो रोलैट एक्ट जो था वो 1919 में पारित हुआ था और इसके अंतर्गत क्या था? बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की अनुमति थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930, 20 अप्रैल 1920, 8 अगस्त 1942 या 1 जनवरी 1932? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 10 अप्रैल 1932, 28 मार्च 1939, 5 मार्च 1931, 8 अगस्त 1942? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था और गांधी जी ने द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने पर सहमति दी थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्थिति को प्रस्तावित किया गया था? 8 अगस्त 1942, 17 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942 या 5 अगस्त 1942? इसका सही आंसर है आपका 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव बंबई में पारित किया गया था। उसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव, वृद्धा प्रस्ताव, इलाहाबाद प्रस्ताव या पुनः प्रस्ताव? तो इसका सही आंसर है आपका वृद्धा प्रस्ताव। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को वृद्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है क्योंकि इसके प्रारूप को वृद्धा में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। तो यहीं पर आपकी सेकंड यूनिट की टेस्ट सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।